हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आगे करेंगे स्पेशिएशन के बारे में कि भी अलग अलग कौन से तरीके हैं जिनसे स्पेशिएशन होता है। स्पेशिएशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, नई स्पीसीज़ का बनना, उसको हम कहते हैं स्पेशिएशन। तो स्पेशिएशन होने के कई कारण हैं जिसको हम आप डिस्कस करेंगे। देखिए, स्पेशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन वेरिएशन इज कंबाइंड विद जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक वेरिएशन आई है, एक है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। तो स्पेशिएशन क्या होता है? जैसे कि आप शुरू में एक बार इमेजिन कीजिए कि जब अर्थ बनी है शुरू में, तो उस टाइम एक दो स्पीसीज़ होंगे, लेकिन आज के दिन की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर हज़ारों करोड़ों स्पीसीज़ हैं। तो ये एक स्पीसीज़ के ऊपर और ये करोड़ों स्पीसीज़ तक का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है, पहला बात। उसके बाद क्या है आपकी, मैंने आपको इवोल्यूशन बताया था, तो धीरे धीरे जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आते हैं, और जब हज़ारों पीढ़ियों तक वेरिएशन इकट्ठी होती होती है और कुछ ऐसा होता है कि वो एक नई स्पीसीज, इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है कि वो एक स्पीसीज नई बन जाती है। अब आगे देखिए, वेरिएशन के साथ साथ एक वर्ड आया है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। मतलब कुछ ऐसा हो गया है कि वो आइसोलेट हो चुकी हैं जो कभी मिल नहीं सकते। मान लीजिए कि ये मैं एक बीच में एक पहाड़ बना देता हूँ, तो एक साइड स्पीसीज X1 है और दूसरी साइड भी स्पीसीज X1 है, लेकिन अब हज़ारों पीढ़ियों तक ये पहाड़ को ये क्रॉस नहीं कर सकते। तो हज़ारों पीढ़ियों तक यहाँ भी X1 के आपस में ही ये इंटरब्रीड करते रहे और पॉपुलेशन बढ़ती रही, यहाँ भी आपस में X1 के साथ इंटरब्रीड करते रहे और पॉपुलेशन बढ़ती रही। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेरिएशन आ रही है और लंबे समय तक वेरिएशन इकट्ठी हो रही है, यहाँ भी आ रही है। यहाँ पे मान लीजिए एनवायरमेंटल कंडीशन अलग हैं, यहाँ पे अलग हैं। तो अगर हम हज़ारों सालों के बाद देखेंगे तो पहाड़ के इस साइड की जो X1 थी वो कुछ अलग स्पीसीज़ बन गई है, जो देखने में भी अलग हो सकती है और जिसके कैरेक्टर भी अलग रहेंगे। तो मैं बता देता हूँ X1.1 बता देता हूँ। इसको देखिए X1.2। तो ये X1.1 और X1.2 दोनों स्पीसीज अलग हैं, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती, ये आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती। लेकिन X1 और X1 पहले के ज़माने में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन कर सकते थे, ये इंटरब्रीड कर सकते थे। लेकिन बहुत सारी पीढ़ियाँ बीतने के बाद, क्योंकि ये जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, मतलब वो आइसोलेटेड हैं एक दूसरे से, उसकी जियोग्राफी ही अलग अलग है। तो जो स्पीसीज़ बनने के अंदर दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक वेरिएशन आई है और दूसरी जियोग्राफिकल आइसोलेशन। वेरिएशन क्यों आती है? तो मैंने बताया आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशन आती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस के दौरान जब गैमेट्स बनते हैं तो वेरिएशन आती हैं। उसके बाद रैंडम मेटिंग होती है, उसमें भी वेरिएशन के चांस है, और म्यूटेशन होती है तो वेरिएशन लेकर के आती है। देखिए, सबसे पहला जो है आपका जिससे नई स्पीसीज़ बन सकती है वो है जीन फ्लो। देखिए, जीन फ्लो का मतलब जीन इंटरचेंज हो रहे हैं, कोई एक स्पीसीज़ है कोई दूसरी स्पीसीज़ है, उसके जीन्स अलग है ना, तो दोनों अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उनके जीन्स क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो जो प्रोजनी आएगा तो हो सकता है उसमें ज़्यादा वेरिएशन आए, और वो प्रोजनी जैसे जैसे अपनी और पीढ़ी बढ़ेगी तो कुछ टाइम के बाद, हज़ारों सालों के बाद, कुछ ऐसा होगा कि उस प्रोजनी से जो मेंबर्स बनेंगे और इससे पहले जो इसके मेंबर्स थे उनमें ज़मीन आसमान का अंतर रहेगा और हम कहेंगे कि वो नई स्पीसीज़ बन गई है। जीन फ्लो occurs between population that are partly but not completely separated। किसमें होती हैं ऐसी स्पीसीज जो कि कुछ एक मतलब ज़्यादा सेपरेटेड नहीं है, कुछ एक मतलब उसके अंदर सेपरेशंस हैं, लेकिन सब ज़्यादा सेपरेशंस नहीं है। देखिए, बताया हुआ है, एक सब पॉपुलेशन है X1 और एक है सब पॉपुलेशन X1। ये पॉपुलेशन लोकल है, ये बाहर से आई है, जो माइग्रेंट लिखा हुआ है बाहर से आई है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इनके अंदर जीन फ्लो होगा, क्योंकि ये माइग्रेंट है, मतलब बाहर से आई है, तो बाहर का एनवायरनमेंट अलग था इस वाली पॉपुलेशन से। तो जब ये आपस में इंटरब्रीडिंग करेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे, तो इनके अंदर जीन फ्लो होगा और वेरिएशन आएंगे आपकी लोकल पॉपुलेशन के अंदर। देखिए, ये पॉपुलेशन बाहर से आई है, ये है लोकल। अब दोनों कुछ टाइम के बाद इंटरब्रीडिंग होगी, रिप्रोडक्शन होगा, तो जीन फ्लो होगा, और जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो माइग्रेंट के कुछ एक करेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे लोकल पॉपुलेशन के अंदर। और जब पीढ़ी दर पीढ़ी ये और बढ़ते जाएंगे तो ये जो आपकी लोकल पॉपुलेशन है वो भी चेंज हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि वेरिएशन आ रही है हर एक रिप्रोडक्शन के दौरान, और ये वेरिएशन इकट्ठे होते होते लास्ट में ये नई स्पीसीज बन जाती हैं। तो पहला हो गया आपका जीन फ्लो। अगला देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमने जब इवोल्यूशन को समझा था तो उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात की थी कि भी जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है रेंडमली। कोई भी पॉपुलेशन है
उसके अंदर जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब अगर हिंदी में बताएं तो अचानक कोई दुर्घटना हो गई है। जैसे कि हमने जब पढ़ा था बीटल्स के केस में, तो वहाँ पे कोई हाथी आया था अचानक, जिसने सभी जो रेड बीटल्स के ऊपर पैर रख दिया था और जो ब्लू बीटल्स है वही बच गई थी। तो वो क्या था, एक जेनेटिक ड्रिफ्ट थी, जिसके कारण जो आपकी ब्लू बीटल्स की जो स्पीसीज़ है वो ज़्यादा उसका नंबर बढ़ गया था। तो ये क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा देखिए नेचुरल सिलेक्शन, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है बीटल्स के केस में ही, कि भी कुछ ऐसा करेक्टर आ जाता है स्पीसीज़ के अंदर वेरिएशन के कारण कि वो करेक्टर नेचर ने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे हमने कहा था कि जो आपकी ग्रीन जो आपकी बीटल्स हैं, जो बीटल्स आपकी शुरू में रेड कलर की थी, लेकिन एक दो बीटल्स ग्रीन होगी वेरिएशन के कारण। अब वो जो ग्रीन बीटल्स है वो आपकी ग्रीन बुशेज के अंदर है, हरी झाड़ियों के अंदर है। तो जो कौवा बाहर बैठा हुआ है वो सिर्फ रेड बीटल्स ही उनको दिखती है ना, क्योंकि पत्ते हैं वहाँ पे हरे, तो हरी जो बीटल्स वो बच जाती है। तो कौवा सिर्फ रेड बीटल को ही खाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो रेड बीटल्स कम होते गए और ग्रीन बीटल्स ज़्यादा हो गए। तो ये भी क्या है कि नेचुरल सिलेक्शन है, जिसके कारण नेचर ने सेलेक्ट किया है पर्टिकुलर स्पीसीज को। देखिए, द प्रोसेस बाय विच नेचर सेलेक्ट्स एंड कंसोलिडेट दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर सुटेबली अडेप्टेड एंड पोजेस फेवरेबल वेरिएशंस। जो नेचर के पास ज़्यादा अडेप्टेड हैं और ऐसी वेरिएशंस रखती हैं जो कि उनको सर्वाइवल में हेल्प करता है। अगला देखिए, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। वही जो मैंने बताया कि मान लीजिए दो स्पीसीज हैं और बीच में पहाड़ है। पहले पढ़ते हैं, इट इज़ कोज बाय माउंटेन रेंजेस। तो ये किसके द्वारा होता है, अभी कोई बड़ा पहाड़ हो, रिवर हो, कोई बड़ी नदी हो। जियोग्राफिकल आइसोलेशन रीड्स टू रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या है, जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते, कोई बैरियर है बीच में, तो बैरियर क्रॉस नहीं कर सकते तो रिप्रोडक्शन भी नहीं हो पाएगा, तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होगी। ड्यू टू विच देर इज़ नो जीन फ्लो, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जीन्स का इंटरचेंज नहीं होगा, तो जीन फ्लो नहीं होगा बिटवीन सेपरेटेड ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए इसका एग्जाम्पल अच्छे से समझाया गया है। एक पॉपुलेशन थी जिसको हमने कहा जेड पॉपुलेशन के अंदर दो ग्रुप बन गए। मैं बता देता हूँ, ये बीच में है आपका माउंटेन, यहाँ पे Z1 है और यहाँ पे Z2 है, एक ही स्पीसीज है Z1 और Z2। अब क्या हुआ, बहुत सारी जनरेशन्स, बहुत सारी पीढ़ियाँ चली गई, इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन हुआ, Z1 पॉपुलेशन के अंदर भी रिप्रोडक्शन हुआ, वेरिएशन आई और वेरिएशन अकुमुलेट होती गई। Z2 के अंदर भी वेरिएशन आई और अकुमुलेट होती गई। देखिए इस टाइम ये बात क्लियर है कि जो Z1 है और Z2 है वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं इस समय। लेकिन जब बहुत सारी पीढ़ियाँ चली गई, अब बहुत सारी वेरिएशंस भी आ गई दोनों पॉपुलेशन में। वेरिएशंस किसके कारण है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हुआ बीच में, नेचुरल सिलेक्शन भी हुआ, तो कुछ होता रहा। उसके बाद क्या हुआ, Z1 और Z2 पॉपुलेशन बहुत सारी हज़ारों सालों के बाद कुछ ऐसा हुआ, वो इतनी चेंज होगी कि वो इंटरब्रीड भी नहीं कर सकती, मतलब एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं है वो। तो जब हम कहते हैं स्पीसीज़ का मेन जो कैरेक्टर क्या होता है सेम स्पीसीज़ का, तो सेम स्पीसीज़ के मेंबर रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं। तो अब ये इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते तो हम कहेंगे भी रिप्रोडक्टिव बैरियर आ गया बीच में, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़ और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज़, वो दोनों स्पीसीज़ अलग हो चुकी हैं, तो हम कहेंगे न्यू स्पीसीज़ बन चुकी है। तो ये है आपका जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के क्या कारण है, तो भी बहुत जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस ड्यू टू सेवियर चेंजेस इन डीएनए के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आ चुके हैं म्यूटेशन के कारण, और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स चेंज हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए आपका अगला टॉपिक है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। मतलब कि इवोल्यूशन हो रहा है और हम उसको क्लासिफिकेशन से कैसे जोड़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम करते हैं ना, अलग अलग क्लासेज के अंदर डिवाइड करते हैं, तो उसका इवोल्यूशन का उसमें क्या रोल है। देखिए बोथ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन आर इंटरलिंक्ड, दोनों इंटरलिंक्ड हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज इज रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम स्पीसीज को क्लासीफाई करते हैं तो उसके अंदर हम ध्यान रखते हैं कि उसका इवोल्यूशन कैसा हुआ है, कहाँ से वो आई हैं, पहले क्या थे, उसके एंसेस्टर्स क्या हो सकते हैं। तो ये क्या है, इवोल्यूशन के साथ इंटरलिंक्ड है, उनका बहुत गहरा रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। देखिए कैसा है वो, द मोर कैरेक्टरिस्टिक टू स्पीसीज हैव इन कॉमन। कोई दो स्पीसीज हैं उसके अंदर जितने कैरेक्टर कॉमन रहेंगे हम क्या कहेंगे, द मोर क्लोजली रिलेटेड दे आर। तो मतलब कोई दो स्पीसीज हैं उसके अंदर जितने कैरेक्टर कॉमन रहेंगे
तो जितने ज़्यादा करेक्टर कॉमन रहेंगे हम क्या कहेंगे, दोनों भी बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं। जैसे हम कहते हैं आज के दिन कि भी जो मंकी है और जो ह्यूमन बींग्स है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। हो सकता है जो हमारे एंसेस्टर्स जो पूर्वज थे वो मंकी ही हों। तो हम ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे कैरेक्टर और बंदर के कैरेक्टर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे हैव ए कॉमन एंसेस्टर। क्या कहा कि जितने ज़्यादा कैरेक्टर आपके दो स्पीसीज़ में सिमिलर रहेंगे उतने ही ज़्यादा वो क्लोजली रिलेटेड रहेंगे, और जितना ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रहेंगे उतना ही ज़्यादा ये अनुमान लगा सकते हैं कि उनका एंसेस्टर कॉमन रहेगा। तो मैंने कहा बंदर और ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर सिमिलर हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों क्या हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ हैं। और जितनी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, जितना ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन रहेंगे, हम क्या कहेंगे, उतना ही चांसेस है कि उन दोनों स्पीसीज़ का एंसेस्टर, उन दोनों स्पीसीज़ के पूर्वज एक ही रहे हों। एक ही पूर्वज से बंदर आए हैं, एक ही पूर्वज से इंसान आए हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, द सिमिलरिटी अमंग द ऑर्गेनिजम्स अलाउज अस टू ग्रुप देम टुगेदर एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसी बेसिस के ऊपर हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर दिया। हमने कह दिया कि भाई जो बंदर हैं और जो इंसान है वो एक ही ग्रुप में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई उसके कैरेक्टर सेम है तो वो क्लोजली रिलेटेड है, और क्लोजली ज़्यादा रिलेटेड है तो हम कहेंगे भी कॉमन एंसेस्टर है। तो हम उसको एक ही ग्रुप में डालेंगे ताकि उसके अच्छे से कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जा सके। देखिए बताया गया है होमोलोगस और एनालोगस, दो वर्ड आएंगे इसमें। देखिए, फोर लिम्ब ऑफ फ्रॉग, फोर लिम्ब ऑफ लिजर्ड, फोर लिम्ब ऑफ बर्ड एंड फोर लिम्ब ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो आपने क्या देखा इन चीज़ों में, जो हाथ है वो दिखाया गया है कि जो मेंढक का हाथ है, छिपकली का जो आगे का हाथ है, जो बर्ड की जो फोर लिम्ब है यानी पंख के अंदर कौन सी बोन्स हैं, और जो ह्यूमन बींग्स का है उसमें देखिए ऊपर एक ही बोन है तीनों के स्थिति में, नीचे आपके बीच में वाली में दो बोन्स हैं, और नीचे जो आपका हैंड है उसके अंदर सभी का सेम है। तो मतलब हम क्या कहेंगे, इसका ओरिजिन सेम हो सकता है क्योंकि कितना इसका सिमिलरिटी है इन दोनों में। तो हम क्या कहेंगे, होमोलोगस ऑर्गन्स होते क्या है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका कि ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। हम क्या कहेंगे, जिनका ओरिजिन या स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन जो डिफरेंट करते हैं। जैसे फोरलिंग ऑफ बर्ड की बात करें तो भैया तो इसके ऊपर फेदर्स आ जाते हैं, पंख बन जाते हैं, तो ये फ्लाइट के काम आते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अलग अलग काम करने के काम आते हैं। लिजर्ड के आपके वॉल के ऊपर चिपकने के काम आती है, चलने के काम आते हैं। जो फ्रॉग है उसका वो क्या करता है, जंपिंग करता है। तो अलग अलग क्या हो गया, आपके ओरिजिन या फंक्शन सेम है लेकिन नहीं, ओरिजिन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। होमोलोगस ऑर्गन। एनालोगस देखिए, जिनका ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, अपोजिट है इसके। विंग्स ऑफ बर्ड और विंग्स ऑफ इंसेक्ट। विंग्स ऑफ बर्ड्स के हैं तो आपके जो फोर लिम्स हैं उसी के ऊपर फेदर्स आ गए। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट के अंदर कोई भी बोन्स या उसका रोल नहीं है, लेकिन ये क्या है, इनका ओरिजिन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है दोनों का, लेकिन इनका फंक्शन फ्लाइट करने का सेम है। तो ये हो गया आपके एनालॉगस ऑर्गन। अगले वीडियो में हम करेंगे ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या हम कहेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो।